हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम करेंगे जनरल इंश्योरेंस अंडरराइटिंग IC 45 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ रेट मेकिंग। तो देखिए, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो अंडरराइटर है वो रेट मेकिंग में कौन से प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है। तो चैप्टर में रहेंगे हमारे टॉपिक 2, कॉन्सेप्ट ऑफ रेट मेकिंग, और दूसरा रहेगा प्रोसेस ऑफ रेट मेकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरराइटिंग। वैसे तो इस सब्जेक्ट के बारे में नाम ही अंडरराइटिंग है, तो थोड़ी सी डेफिनेशन जान लेते हैं कि अंडरराइटिंग के बारे में क्या बताया हुआ है, क्योंकि देखिए अलग अलग डेफिनेशंस रहती हैं और उन्हीं में से बीच में से निकाल के आप क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इसलिए हर एक छोटा छोटा पॉइंट जो है वो पढ़ना जरूरी रहता है। तो चेक करते हैं अंडरराइटिंग क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ इंश्योरेबिलिटी। तो देखिए पहली जो डेफिनेशन कह सकते हैं या पहला पॉइंट है, ये कह रहा है कि अंडरराइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जिसकी इंश्योरेंस की जाती है। सब्जेक्ट मैटर्स को क्लासिफाई किया जाता है और किसके हिसाब से किया जाता है, डिग्री ऑफ इंश्योरेबिलिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है। डिग्री ऑफ इंश्योरेबिलिटी से आप समझ सकते हैं कि इसको कितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता है, डिग्री ऑफ इंश्योरेबिलिटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर को क्लासिफाई किया जाता है। तो एक तो ये बात बताई इन्होंने अंडरराइटिंग में, है ना। और दूसरा पॉइंट कह रहा है इवेल्युएशन ऑफ रिस्क टू विच दे आर एक्सपोज्ड। तो अंडरराइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रिस्क की इवेल्युएशन की जाती है, चेक किया जाता है, जिसपे कि सब्जेक्ट मैटर जो है, मतलब जिसपे सब्जेक्ट मैटर पे जो रिस्क होने की संभावना हो सकती है उसे इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिसाइड ऑन देयर एक्सेप्टेंस, टू डिसाइड ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट है, ये कहता है कि अंडरराइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ये डिसाइड किया जाता है कि किन टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि चार्ज अप्रोप्रिएट रेट्स ऑफ प्रीमियम। और फिर एक प्रीमियम जो है उसका एक अप्रोप्रिएट रेट डिसाइड किया जाता है जो कि चार्ज किया जाएगा अगर इंश्योरेंस किसी सब्जेक्ट मैटर की जा रही है। तो ये 4 पॉइंट्स बताए गए हैं अबाउट द अंडरराइटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि चैप्टर है बेसिकली जो है रेट मेकिंग। द पर्पस ऑफ रेट मेकिंग इज टू सेट द प्राइजेस of insurance products sold in such a manner that it will provide sufficient income to pay for projected claims based on both experience and exposures, and all the expenses that the insurer will incur in selling and administration of the product. तो देखिए रेट मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस है ना उन्हें इस प्रकार सेट किया जाता है ताकि सफिशिएंट इनकम हो जाए, जिससे कि जो फ्यूचर में होने वाले क्लेम्स हैं उन्हें तो सेटल किया ही जा सके इजीली, और साथ ही साथ इंश्योरर के जो अपने खर्चे हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हो गए, प्रोडक्ट्स को सेल करने के खर्चे हो गए, और बाकी जो जो भी इंश्योरर के खर्चे रहेंगे उनको भी पूरा किया जा सके। तो रेट मेकिंग के टाइम पर ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट का रेट जो है वो फिक्स किया जाता है। रेट्स ऑफ इंश्योरर्स आर सब्जेक्टेड टू रेगुलेटरी व्यू। अब देखिए ये जो इंश्योरर रेट सेट करते हैं ना, रेगुलेटरी रिव्यू के अंडर ये आते हैं। मतलब जो रेगुलेटर है, IRDAI है, वो इसे रिव्यू करता है। कोई भी इंश्योरर अपनी मर्जी से इन रेट्स को फिक्स नहीं कर सकता है, रेगुलेटर के रिव्यू में ही ये रेट्स रहते हैं। द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर सेट इन फाइल एंड यूज गाइडलाइंस। तो ये आपने याद रखना है कि भारत में जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं इंश्योरेंस के, वो कौन सी गाइडलाइंस के अंडर है, फाइल एंड यूज। ठीक है, इन गाइडलाइंस के अंडर सेट किए जाते हैं। एंड अदर रेगुलेटरी डायरेक्शंस गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इंश्योरेंस रेगुलेटर। और बाकी जो रेगुलेटरी डायरेक्शंस है उन्हें टाइम टू टाइम इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी कि IRDAI के द्वारा रेगुलरली दिया जाता है। अब हम चेक करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे ऑफ प्रीमियम रेटिंग सिस्टम। तो देखिए इसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखाए गए हैं पिक्चर में, जो है स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, कंटिजेंसीज और इंसेंटिव्स। तो ये 4 है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीमियम रेटिंग सिस्टम।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। द रेट्स शुड रिमेन स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए स्टेबिलिटी ये कहता है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है, ये कहता है कि जो इंश्योरेंस के रेट्स है ना, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के रेट्स हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना स्टेबल रहने चाहिए। ये नहीं है कि रोज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस कहता है कि रेट्स शुड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन लॉस एक्सपोजर्स। अब देखिए कि है तो ये स्टेबिलिटी वाले से कॉन्ट्राडिक्टरी, पर इसको आप समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस कह रहा है कि जो रेट्स है ना, अगर लॉस एक्सपोजर हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में चेंज होना जरूरी रहता है, ठीक है ना। मतलब ये पहले पॉइंट की बात तो सही है कि भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेट्स स्टेबल रहने चाहिए, पर जैसे जैसे इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं तो अकॉर्डिंगली रेट्स में भी चेंजेस आने जरूरी रहते हैं, तो रिस्पॉन्सिवनेस भी ये होना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका कॉन्टिजेंसी। तो इसमें बताया गया है कि इट शुड प्रोवाइड फॉर कॉन्टिजेंसी वेयर बाय सम लोडिंग्स आर बिल्ट इन फॉर अननोन एंड द अननोएबल। तो देखिए कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है आकस्मिकता, अचानक कोई मुसीबत जब आ जाए। तो इसमें ये भी बताया गया है, ये ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे रेट मेकिंग के प्रीमियम में, तो उसमें कॉन्टिजेंसी का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कॉन्टिजेंसी क्या है, आकस्मिकता, अननोन, कोई भी जो मिस हैपनिंग अचानक हो जाए, तो इस तरह की जो लोडिंग्स रहती हैं उनसे बचने के लिए भी ध्यान रखना है रेट मेकिंग में। देन इंसेंटिव्स टू द इंश्योर्ड। It should offer necessary incentive to the insured. That is, incentives should be built into the rates to encourage the insured to avoid losses and in case of loss to minimize the loss cost. तो देखिए इसमें जो इंश्योर्ड को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ना, उनका भी ध्यान रखा जाता है, उसे भी रेट मेकिंग के टाइम पे जोड़ना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि इंसेंटिव्स कौन से हो गए। अब देखिए इंसेंटिव्स में अगर हम बात करें मोटर इंश्योरेंस की, तो उसमें एनसीबी रहता है ना, नो क्लेम बोनस रहता है। या फिर अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, तो हेल्थ इंश्योरेंस में आजकल इस तरह के प्रोडक्ट आए हुए हैं जो कि अलग अलग ऑफर्स दे रहे हैं कि अगर आप इतने स्टेप्स पूरे करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो फर्दर ईयर्स रहेंगे उनमें प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ जीएसटी देनी पड़ेगी, है ना। तो वो क्या हो जाते हैं, वो इंसेंटिव्स हो जाते हैं। तो अब जो इंसेंटिव्स इंश्योर्ड को दिए जाते हैं, उन्हें भी रेट मेकिंग के टाइम पे उन सब चीजों को कंसीडर करना पड़ता है, ताकि जो लॉसेस हैं उन्हें मिनिमाइज किया जा सके। तो इस प्रकार ये 4 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं प्रीमियम के रेट मेकिंग के दौरान। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेटिंग पे। तो जो टाइप्स ऑफ रेटिंग है उनमें सबसे पहले है जेनेरिक रेटिंग। इट विल बी रेटेड एज पर एन इंटरनल मैनुअल और गाइडलाइंस प्रिपेयर्ड बाय इंश्योरर फॉर रिस्क ऑफ सेम क्लास और कैटेगरी। तो देखिए जो जेनेरिक रेटिंग है ना, ये इंश्योरर के द्वारा खुद डिसाइड की जाती है ना। उनका एक इंटरनल मैनुअल रहता है, और किसके हिसाब से, रिस्क ऑफ सेम टाइप ऑफ क्लास और कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो इंश्योरर रहते हैं वो अपना इंटरनल मैनुअल तैयार करते हैं, गाइडलाइंस तैयार करते हैं, और उसके हिसाब से एक रेटिंग जो बनाते हैं उसे जेनेरिक रेटिंग कहा जाता है। उसके बाद है इंडिविजुअल रेटिंग। देयर कैन बी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बेस्ड रेट्स, or where experience is not available based on the analysis of exposure made by the underwriter. अब देखिए कि जो इंडिविजुअल रेटिंग रहती है ना, ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के हिसाब से, या फिर ना भी हो तब भी, एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है ना। तो ये जो इंडिविजुअल रेटिंग रहती है ना, ये बनाई जाती है अंडरराइटर के द्वारा, मतलब ये तैयार की जाती है अंडरराइटर के द्वारा, तो इसे इंडिविजुअल रेटिंग कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग द रेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेटिंग स्ट्रक्चर को किस तरह से तैयार किया जाता है। ऑल रेट्स आर बेस्ड ऑन द वेरियस रिस्क एक्सपोजर्स दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस मे बी फेस्ड विद। However, the rate for the use through a manual begins with the basic exposure units, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है रेजिडेंशियल हाउस। अब देखिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिससे कि आपको रेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाएगा। अब इसमें बताया गया है कि अगर हम फायर इंश्योरेंस की बात करें, जो अलग अलग रेटिंग फैक्टर्स रहेंगे ना, वो कौन से होंगे, किन किन चीजों को ध्यान में दिया जाएगा रेटिंग करते वक्त। तो इसमें दिया गया है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, एज ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाइट ऑफ बिल्डिंग, प्रॉक्सिमिटी टू अदर बिल्डिंग्स एंड नेचर ऑफ लोकेलिटी, है ना।
तो हर एक इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर का ध्यान दिया जाता है और उसके हिसाब से मतलब जो अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं उनको कंसीडर किया जाता है और फिर रेटिंग की जाती है। फ्रीक्वेंसी एंड सेवरिटी ऑफ लॉसेस। देखिए यहाँ पर दो शब्द आए, फ्रीक्वेंसी एंड सेवरिटी। फ्रीक्वेंसी आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज कितनी फ्रिक्वेंटली हो रही है, और सेवरिटी को हम कह सकते हैं कि कितनी फास्ट हो रही है, तीव्रता से कितनी तीव्र है वो, कितनी उग्र है ना। और फ्रीक्वेंसी है कि कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। मतलब अ, 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 कोई भी चीज जैसे वीकली हो, है ना, तो उसको हम वीकली उसकी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। और सेवरिटी का मतलब क्या है कि भाई वीकली तो चीज हो रही है पर कितनी फोर्सफुली वो हो रही है, उससे अफेक्ट कितना पड़ रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी एंड सेवरिटी ये दो टर्म्स रहती हैं जो कि लॉसेस में कंसीडर की जाती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि व्हाइल असेसिंग द रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स द रेटिंग प्लान ब्रॉडली लुक्स एट रिस्क ऑन टू साइड्स ऑफ मैट्रिक्स which has on one side frequency of the losses and on the other side is severity of the losses। तो देखिए दोनों चीजों को ध्यान में दिया जाता है जब रेटिंग की जाती है लॉसेस की, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस को भी कंसीडर किया जाता है और सेवरिटी ऑफ लॉस को भी कंसीडर किया जाता है। प्रोसेस ऑफ रेट मेकिंग। देखिए दो बेसिक मेथड है रेट मेकिंग में, है ना। तो ये है प्योर प्रीमियम मेथड और दूसरा है लॉस रेशो मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर प्रीमियम मेथड की। प्योर प्रीमियम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला याद कर लीजिए क्या है ये, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्योर प्रीमियम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लॉस अपॉन एक्सपोजर, यानी कि लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपोजर। तो इक्वेशन नंबर 1 आप देख रहे हैं ये। अब इसमें बताया गया है कि अगर आप इस इक्वेशन को ना क्लेम काउंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हो, यानी कि लॉस अपॉन क्लेम काउंट इनटू क्लेम काउंट अपॉन एक्सपोजर, ठीक है। तो जो प्योर प्रीमियम की ये जो फॉर्मूला है क्या बन जाएगा चेक करते हैं। तो देखिए आपने क्या किया, लॉस अपॉन क्लेम काउंट इनटू क्लेम काउंट अपॉन एक्सपोजर, ठीक है। मतलब क्लेम काउंट से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। तो अब लॉस अपॉन क्लेम काउंट जो है वो तो बन गया जी आपका क्या, सेवरिटी, है ना। और क्लेम काउंट अपॉन एक्सपोजर जो है ये क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार आप प्योर प्रीमियम जो है ये दो फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो एवरेज लॉस मतलब यही आपको लॉस अपॉन एक्सपोजर की वैल्यूज वगैरह दी हैं तो उससे भी निकाल सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा अगर फ्रीक्वेंसी सेवरिटी की टर्म्स में आपको दी हैं टर्म्स, तो आप इक्वेशन नंबर 2 से भी प्योर प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये जो प्योर प्रीमियम मेथड है इसे कैलकुलेट करने का जो वे है वो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन अ स्मॉल टाउन लॉस एक्सपीरियंस ऑफ 1000 इंश्योर्ड कार्स each valued at rupees 5 lakhs by theft shows that over a period of say 10 years on an average 5 cars are stolen। सो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक छोटा कस्बा है, वहां पे 1000 इंश्योर्ड कारें हैं और हर एक की जो वैल्यू दी गई है वो 5 लाख दी गई है। और 10 साल के एक पीरियड के दौरान 5 कारें जो है वो एवरेज में चोरी हो जाती हैं। तो आपको प्योर प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब कारों का जो इंश्योरेंस करवानी है तो प्योर प्रीमियम जो लिया जाएगा वो कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि अभी हमने चेक किया कि प्योर प्रीमियम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन एक्सपोजर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एल अपॉन वी इंटू 100 बताया गया है ये, है ना। परसेंटेज में कैलकुलेट किया है, बाद में इसको प्योर वैल्यूज की फाइंड आउट करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉसेस जो है वो कितने हैं, देखिए हर एक कार जो है वो कितनी, क्या रेट है उसका, 5 लाख है ना एक का। तो 5 जो है वो लॉस हो रही है, तो लॉस कितना हो गया, 5 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये कितना आ गया आपका, 25 लाख आ गया। अब वैल्यूज या फिर एक्सपोजर वो कितना है, वो तो 1000 जो कारें हैं वो सारी ली जाएंगे ना एक्सपोजर में। तो 5 इंटू 1000 तो कितना हो गया, ये 50 करोड़ हो गया, है ना। अब एल अपॉन वी इंटू 100 का फॉर्मूला आप लगा दो, ठीक है। तो एल कितना आ गया यहाँ पे 25 लाख, और वी यानी कि एक्सपोजर जो है वो कितना आ गया, 50 करोड़। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सॉल्व किया इसको, तो कितना आ रहा है, परसेंटेज कितनी आ रही है आपके पास, 0.5%, ठीक है। अब ये जो 0.5% है ना, इससे आपने प्योर प्रीमियम कैलकुलेट करना है। तो इसकी परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करेंगे, अपॉन 100 कर देंगे। पॉइंट हटाने के लिए एक और जीरो लगा दीजिए। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 अपॉन 1000
और गुणा क्या करेंगे 5 लाख, क्योंकि हर एक का जो रेट है वो कितना है 5 लाख है ना, प्योर प्रीमियम निकालना है ना हमने, जैसे एक कार का निकालेंगे। ठीक है, तो कितनी वैल्यू ये कैलकुलेट करके कितनी आ गई, ये 2500 रुपए आ गई। ठीक है, तो अब इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जो प्योर प्रीमियम रहेगा वो क्या है, प्योर प्रीमियम क्या चीज है, प्रीमियम विच इज सफिशियंट ओनली टू पे लॉसेस। ठीक है, वो कितना बनेगा 2500 रुपए बनेगा पर कार। ठीक है, यानी कि 0.5% ऑफ वैल्यू ऑफ पर कार। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात भी आपने ध्यान देनी है कि प्योर प्रीमियम को ना बर्निंग कॉस्ट भी कहा जाता है, और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब ये प्योर प्रीमियम मेथड से ही रेट पर यूनिट एक्सपोजर कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। तो जो आर है वो क्या है, रेट पर यूनिट एक्सपोजर, जो किसके बराबर है P प्लस एफ अपॉन 1 माइनस वी माइनस क्यू। अब देखिए आर तो हो गया रेट पर यूनिट ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, P हो गया प्योर प्रीमियम, एफ है फिक्स्ड एक्सपेंस पर एक्सपोजर, वी है वेरिएबल एक्सपेंस फैक्टर और क्यू है प्रॉफिट एंड कॉन्टिजेंसी फैक्टर। अब देखिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपसे ये न्यूमेरिकल के वे में भी पूछा जाए, या फिर आपसे ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, मतलब आपको 4 ऑप्शंस रहेंगी और फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो रेट मेकिंग में हम कैलकुलेट करते हैं मेथड, दूसरा जो है वो लॉस रेशियो मेथड रहेगा। तो लॉस रेशियो मेथड में यहाँ पे बताया गया है दिस मेथड इज यूज टू इंडिकेट रेट चेंजेस। ठीक है, और फॉर्मूला इसमें है R इज इक्वल टू A इंटू आर नॉट। आर जो है ये इंडिकेटेड रेट है और आर नॉट जो है ये क्या है, करंट रेट। ठीक है, और A क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर है, जो कि बराबर रहता है W अपॉन T के। तो यहाँ पे W जो है ना ये एक्सपीरियंस लॉस रेशो है और T जो है ये टारगेट लॉस रेशो है। अब टारगेट लॉस रेशो जो है इसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस वी माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस जी। यहाँ पर जो G है ये तो रेशो ऑफ नॉन प्रीमियम रिलेटेड एक्सपेंसेस है टू लॉसेस, और Q वही प्रॉफिट एंड कॉन्टिजेंसी फैक्टर, और V है प्रीमियम रिलेटेड टू एक्सपेंस फैक्टर। सिमिलरली जो W है एक्सपीरियंस लॉस रेशो, इसका फॉर्मूला है L अपॉन E इंटू आर नॉट। L है एक्सपीरियंस लॉसेस, E एक्सपीरियंस पीरियड अर्न्ड एक्सपोजर एंड आर नॉट है करंट रेट। अब ये जितने भी फॉर्मूलाज हमने किए हैं ये सारे के सारे आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, चाहे तो न्यूमेरिकल आ सकता है, चाहे तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कि हमने दो मेथड किए, एक था प्योर प्रीमियम मेथड और दूसरा है लॉस रेशियो मेथड। तो इनका बेसिक डिफरेंस भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए जो प्योर प्रीमियम मेथड है ये है बेस्ड अपॉन एक्सपोजर, जबकि जो लॉस रेशियो मेथड है ये बेस्ड है ऑन प्रीमियम। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि डजंट रिक्वायर एग्जिस्टिंग रेट्स, पर लॉस रेशियो में एग्जिस्टिंग रेट्स की जरूरत रहती है। इट गिव्स इंडिकेटेड रेट्स, जो प्योर प्रीमियम मेथड है ये इंडिकेटेड रेट्स देता है, और जो लॉस रेशियो मेथड है ये देता है इट गिव्स इंडिकेटेड रेट चेंजेस। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेंडेड प्रोजेक्टेड अल्टीमेट लॉसेस। ट्रेंडेड प्रोजेक्टेड अल्टीमेट लॉसेस आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन रेट मेकिंग एक्सरसाइज। तो देखिए जो ट्रेंडेड और अल्टीमेट प्रोजेक्टेड अल्टीमेट लॉसेस हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं रेट मेकिंग एक्सरसाइज में। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रोजेक्टेड अल्टीमेट लॉस इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉसेस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ ईयर व्हेन ऑल द क्लेम्स हैव बीन रिपोर्टेड, पेड एंड क्लोज्ड। तो प्रोजेक्टेड अल्टीमेट लॉस क्या हुआ, ये उन लॉसेस की एस्टिमेटेड वैल्यू रहती है एक पर्टिकुलर ईयर में जब सारे क्लेम्स रिपोर्ट हुए हैं, पेड हुए हैं और क्लोज हुए हैं, है ना। तो वो हमें किससे मिल रहा है, प्रोजेक्टेड अल्टीमेट लॉस से मिल रही है ये वैल्यू। ठीक है, और जो प्रोजेक्टेड अनपेड एंड अनरिपोर्टेड लॉसेस हैं टू देयर अल्टीमेट सेटलमेंट वैल्यू, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं लॉस डेवलपमेंट मेथड के हेल्प से। अब इस पिक्चर में आप लॉस डेवलपमेंट मेथड देख रहे हैं, ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें
आपको 3 साइड्स में अलग अलग वैल्यूज दिखाई गई हैं। डेवलपमेंट है ना, हॉरिजेंटल लाइन में डेवलपमेंट दिखाई गई है, वर्टिकल में चेंजेस इन एक्सपोजर लेवल दिखाया गया है, और जो स्लांटिंग है, स्लोप है, वहां पर इवेल्युएशन ऑफ डाटा दिखाया गया है। अब देखिए, ये जो ट्रायंगल में 3 साइड्स थी ना, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है और इनसे हमें क्या पता चलता है। देखिए, जैसे अभी हमने बात की, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना, वो रिप्रेजेंट करता है क्लेम डेवलपमेंट ओवर अ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में क्लेम डेवलपमेंट कितनी हुई है। वर्टिकल लाइन जो थी डाउनवर्ड, ये रिप्रेजेंट करती है एक्सपोजर लेवल को, और जो पॉजिटिव स्लोप है ना, डायगोनल है जो, वो रिप्रेजेंट करता है इवेल्युएशन इन द डाटा। नेक्स्ट टॉपिक है लोडिंग फैक्टर्स। देयर आर एक्सपेंसेस सच एज कमीशन, टैक्सेस, expenses of management which are generally paid on the basis of direct written premium। तो देखिए, लोडिंग फैक्टर्स में यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे खर्चे रहते हैं, जैसे कि जो एजेंट्स और ब्रोकर्स को कमीशन दिया जाता है, ये जो टैक्सेस रहते हैं और खर्चे हैं जो मैनेजमेंट के, ये ऐसे खर्चे हैं जिन्हें कि डायरेक्ट रिटर्न प्रीमियम के हिसाब से पे किया जाता है। Profit as an element of insurance pricing relates to the reward expected by insurer for doing the business and is determined by, अब देखिए जो प्रॉफिट है ना, अब वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। प्रॉफिट डिटरमाइन किया जाता है कंपनीज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न, अब जो पैसा उनके पास आता है, प्रीमियम इकट्ठा होता है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है और उससे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न मिलता है उससे, एंड रेगुलेटरी अप्रोच टू प्रॉफिट बीइंग मेड बाय इंश्योरर। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी को होने वाले प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं। देयर आर 2 रिस्क एलिमेंट्स इन रेट मेकिंग, और ये है पैरामीटर रिस्क और प्रोसेस रिस्क। तो देखिए, पैरामीटर रिस्क इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर्स अंडरलाइंग द एप्लीकेबल मॉडल ऑफ द प्रोसेस। अब इसमें ये मतलब जो पैरामीटर रिस्क है ना, ये ऐसे रिस्क आ जाते हैं जब जो पर्टिकुलर मॉडल आपने लिया है, उसमें ना जब पैरामीटर सिलेक्ट किए जाते हैं तो उसमें जो रिस्क आ सकते हैं वो पैरामीटर रिस्क हो गए। द सिलेक्टिंग द रॉन्ग डेवलपमेंट फैक्टर कैन लीड टू अंडर प्राइसिंग, और अगर गलत डेवलपमेंट फैक्टर्स को कंसीडर किया गया तो रॉन्ग प्राइसिंग हो जाएगी, कम प्राइसिंग हो जाएगी। एंड प्रोसेस रिस्क में आ जाते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्शन फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज। अब देखिए, जो फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज है जिनके बारे में हमें नहीं पता है, अगर उनके लिए रॉन्ग प्राइसिंग कर ली है ना, तो वो प्रोसेस रिस्क की कैटेगरी में आ जाएंगे, और ये जो है ना, ये इनहेरेंटली वेरिएबल रहते हैं। इंडिविजुअल रिस्क रेटिंग। Individual rating is normally done for various reasons, such as price charged to large risk is charged more realistically, or encourage and motivate more risk control programs, and reflect the modification, if any, in the design of cover specially provided। तो ये 3 पॉइंट्स रहते हैं जो कि इंडिविजुअल रेटिंग को अफेक्ट करते हैं, या इनकी वजह से इंडिविजुअल रेटिंग जो है वो की जाती है। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल रिस्क रेटिंग सिस्टम। तो 2 तरह के सिस्टम रहते हैं जो कि इंडिविजुअल रिस्क रेटिंग सिस्टम में रहेंगे। एक तो है प्रोस्पेक्टिव और दूसरा है रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव सिस्टम यूज पास्ट एक्सपीरियंस टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ फ्यूचर। तो इसमें क्या किया जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस को यूज किया जाता है और फ्यूचर में जो कॉस्ट होगी उसे डिटरमाइन किया जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव सिस्टम जो है, ये क्या करते हैं, दे यूज द एक्चुअल एक्सपीरियंस, ये एक्चुअल एक्सपीरियंस को यूज करेंगे ऑफ अ पीरियड टू डिटरमाइन द फाइनल कॉस्ट ऑफ द पीरियड, ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है ना, तो प्रोस्पेक्टिव में पास्ट एक्सपीरियंस को यूज किया जा रहा है और रेट्रोस्पेक्टिव में एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द पीरियड उसे इस्तेमाल किया जाता है और फिर कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपीरियंस रेटिंग। Experience rating is a method of calculating the amount of loss of an insured party experience compared to other insured parties in same rating class। तो देखिए, एक्सपीरियंस रेटिंग एक ऐसा मेथड हो गया जिससे कि जो लॉस को, अमाउंट ऑफ लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। कैसे?
एक इंश्योर्ड पार्टी ने जो एक्सपीरियंस किया है ना, उसको दूसरी जो इंश्योर्ड पार्टीज है ना उनसे कंपेयर किया जाता है सेम रेटिंग पे, और फिर चेक किया जाता है। इट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस। जो वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस रहती है ना, ये मेथड उसमें यूज किया जाता है एक्सपीरियंस रेटिंग का। Thus losses need to be adjusted to reflect। अब लॉसेस को एडजस्ट किया जाता है, उनको एडजस्ट करने की जरूरत रहती है किन किन चीजों को रिफ्लेक्ट करने के लिए? इकोनॉमिक एंड सोशल इन्फ्लेशन, changes in number and size and types of units, and changes in the policy limits, terms and conditions। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात दी गई है कि लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस जो है ना वुड आइडियली बी 5 years। तो जो एक्सपीरियंस लिया जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस, वो कितना, मतलब कितने सालों तक का वो कंसीडर किया जाएगा? 5 साल तक का। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट रेटिंग। Composite rating method is the method for calculating the insurance premium that considers multiple risk factors। सबसे इसमें ना multiple risk factor consider किए जाते हैं, जैसे कि age, gender, health and occupation। It's single rate that applies to all coverage based on the selected exposure basis। तो ये एक single rating method है जिसमें सारी कवरेज को कंसीडर किया जाता है और ये सिलेक्टेड एक्सपोजर बेस पर कैलकुलेट किया जाता है। कॉम्पोजिट रेट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एक्सपोजर। इसको हिस्टोरिकल एक्सपोजर भी यूज किया जाता है इसमें। कॉम्पोजिट रेटिंग इज अ टूल टू rate large complex risk and where detailed inspection and audit is carried out। तो ये है आपका composite rating। तो इसमें देखिए ये बताया गया है कि ये एक ऐसा टूल है जिसमें कि लार्ज जो बड़े रिस्क रहते हैं ना, उन्हें उनकी रेटिंग की जाती है, जहां पर डिटेल्ड इंस्पेक्शन और ऑडिट को जो है मतलब ऑडिट किया जाता है ना, तो वहां पे कॉम्पोजिट रेटिंग जो है वो यूज की जाती है इंश्योरेंस प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब एंड में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर सेट इन डैश गाइडलाइंस एंड अदर रेगुलेटरी डायरेक्शंस गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इंश्योरेंस रेगुलेटर। तो देखिए जो भारत में जो इंश्योरेंस से रिलेटेड गाइडलाइंस है ना, आपको बताना है कि वो कहाँ पर है, कौन से जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ से यूज किए जाते हैं, है ना। फाइल एंड यूज, फाइल एंड फाइल, फाइल एंड अपलोड, या फिर डाउनलोड एंड फाइल। तो देखिए जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं भारत में वो सेट किए जाते हैं फाइल एंड यूज गाइडलाइंस के अंडर, और बाकी जो अदर रेगुलेटरी डायरेक्शंस है वो तो इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी कि IRDAI के द्वारा टाइम टू टाइम अपडेट की ही जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। इन अ सिटी लॉस एक्सपीरियंस ऑफ 1000 बाइक्स each valued 75,000 by theft shows that over a period of 10 years on an average 2 bikes are stolen। How much will be the pure premium? अब देखिए कि यहाँ पर कहा गया है कि एक सिटी में 1000 जो बाइक्स है ना, 1000 बाइक्स हैं, वो लॉस एक्सपीरियंस कर रही हैं, ठीक है। और हर एक का जो कॉस्ट दी गई है वो कितनी दी गई है? 75,000 रुपए दी गई है। और 10 साल के पीरियड को कंसीडर किया गया है। एवरेज में 2 बाइक्स जो है वो चोरी हो जाती हैं। प्योर प्रीमियम आपको कैलकुलेट करना होगा कि हर एक बाइक का जो प्योर प्रीमियम या बर्निंग कॉस्ट रहेगी वो क्या होगी, कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्योर प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला भी किया है, क्या होता है? L/V है ना, लॉसेस अपॉन एक्सपोजर, ठीक है। तो अब देखो लॉसेस कितना है, एक बाइक है 75,000 की, 2 बाइक्स का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 75,000 को आप 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ गया ये? 1,50,000, ठीक है। और वैल्यू तो हजार की निकालनी पड़ेगी, है ना। तो 75,000 को गुणा कर दीजिए आप किससे? 1000 से, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 75 के आगे लग गई है कितनी? 6 जीरोस, ठीक है ना। तो जो लॉस की वैल्यू आई उसको डिवाइड आप कर देंगे किससे? वैल्यू से, ठीक है ना, यानी कि एक्सपोजर वाली जो वैल्यू आ गई है। तो 1,50,000 और डिवाइड कर दीजिए आप इसे किससे? 75, और कितनी जीरोस लग गई हैं इसके आगे? 6 जीरोस लग गई हैं, यानी कि ये बन गया आपका 7 करोड़ और 50 लाख, ठीक है। 50 लाख ही बन गया ना ये, 50 लाख। और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 100 से।
तब जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया आपके पास, 0.2% आ गया, ठीक है ना। अब ये जो 0.2% है, ये मैंने आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया। अब आप क्या करोगे, इस 0.2% को, 0.2% दिया गया है, ये प्योर प्रीमियम का है ना। अब इसको आप क्या करेंगे, 0.2% को 75,000 का निकालेंगे ना, ये आप 0.2%, तो वो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, है ना। कैसे करोगे आप, 0.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75,000, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 रुपए। तो जो प्योर प्रीमियम निकलेगा एक बाइक का, हर एक बाइक का, तो कितना आ जाएगा, 150 रुपीज। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी। Composite rating is a tool to rate large dash risk and where detailed inspection and dash is carried out। तो यहाँ पर कहा गया है कि कॉम्पोजिट रेटिंग एक ऐसा टूल है जिससे कि रेटिंग की जाती है लार्ज डैश रिस्क की, और जहां पर डिटेल्ड इंस्पेक्शन और डैश किया जाता है। तो देखिए दो जो यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको आपने फिल करना है, ठीक है। तो जो कॉम्पोजिट रेटिंग रहती है ना, ये कैसा टूल है, ऑप्शंस में दिया गया है सिंपल, और सेकंड फील्ड के लिए है मैचिंग, कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिट, इनफ एंड कंपैरिजन, और कॉम्प्लेक्स मॉनिटरिंग। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि जो कॉम्पोजिट रेटिंग रहती है ना, ये एक ऐसा टूल है जिससे कि रेट किए जाते हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स रिस्क, और जहां पर डिटेल्ड इंस्पेक्शन और ऑडिट किया जाता है, तो वहां पर जो रेटिंग की जाती है ना, वो composite rating कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। While assessing the risk characteristics, the rating plan broadly looks at risk based upon dash। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस किया जाता है, तो जो रेटिंग प्लान रहता है ना, वो ब्रॉडली किस प्रकार का दिखता है रिस्क के हिसाब से, अगर हम उसे देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉसेस, सेवेरिटी ऑफ लॉसेस, बोथ ऑफ अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ऑफ अबव, क्योंकि जब रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस किया जाता है, या फिर आप कह दीजिए कि जब रेटिंग कैलकुलेट करनी होती है और रिस्क को असेस किया जाता है, तो दोनों ही चीजों को देखा जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉसेस कितनी है और सेवेरिटी कितनी है ना। हमने ये डिस्कस किया अभी चैप्टर में। तो दोनों ही चीजों को कंसीडर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आ गया आपके पास एक न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है, इन अ स्मॉल टाउन लॉस एक्सपीरियंस ऑफ 1000 कार्स each valued rupees 10 lakh by theft shows that over a period of 10 years on average 7 cars are stolen, calculate pure premium per car। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक टाउन में 1000 कारें हैं, 10 लाख हर एक का कॉस्ट है, और एवरेज में 10 साल की एवरेज ये कंसीडर किया गया पीरियड, 7 कारें जो है वो चोरी हो जाती हैं एवरेज में। प्योर प्रीमियम कैलकुलेट आपको करना होगा पर कार, ठीक है। तो ऑप्शन है 750, 7000, 700 एंड 5000। तो आई थिंक अब इसको आपको सॉल्व करना आ गया है। मैं 2 क्वेश्चंस आपको इसके करवा चुकी हूँ पीछे, है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, एल निकालेंगे पहले, वी निकालेंगे, एल अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और परसेंटेज आ जाएगी। फिर परसेंटेज जो है वो पर कार के रेट से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, और फिर इससे निकलेगा इसका आंसर, और सही आंसर है इसका 7000। और ये चेक कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कि क्या आपका ये 7000 आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। डैश इज used to indicate rate changes rather than rates per se। तो देखिए आपको बताना है कि किसे यूज किया जाता है रेट चेंजेस को rather than rates per se। तो वो है लॉस रेशियो मेथड, प्योर प्रीमियम मेथड, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है लॉस रेशियो मेथड। इसे यूज किया जाता है टू इंडिकेट रेट चेंजेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डैश यूज पास्ट एक्सपीरियंस सो एज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कवरेज फॉर द फ्यूचर। तो आपको बताना है कि पास्ट एक्सपीरियंस कौन यूज करता है कॉस्ट ऑफ कवरेज फॉर द फ्यूचर को कैलकुलेट करने के लिए, प्रोस्पेक्टिव सिस्टम, रेट्रोस्पेक्टिव, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव।
तो देखिए जो प्रोस्पेक्टिव सिस्टम है ना, ये पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करता है जब कॉस्ट कैलकुलेशन की जाती है फ्यूचर के लिए। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इन लॉस डेवलपमेंट मेथड, जो ट्रायंगल के फॉर्म में है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, द वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड्स रिप्रेजेंट्स डैश। तो देखिए जो लॉस डेवलपमेंट मेथड रहता है उसमें जो वर्टिकल लाइन रहती है ना, वो किसे रिप्रेजेंट करती है? क्लेम डेवलपमेंट को, एवोल्यूशन ऑफ डाटा को, चेंज इन एक्सपोजर लेवल को, या फिर नन ऑफ द अबव को। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करती है चेंजेस इन एक्सपोजर लेवल को। चेक कीजिए जो कौन सी लाइन है, वर्टिकल डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड आ रही है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चेंजेस इन एक्सपोजर लेवल को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Dash is the risk associated with the projection of future contingencies which are inherently variable। तो आपको बताना है कि वो कौन सा रिस्क है जो कि एसोसिएट करता है फ्यूचर की कॉन्टिंजेंसी से, मतलब जो फ्यूचर में मुसीबतें आ सकती है, कॉन्टिंजेंसी हो सकती है, उससे रिलेट करता है और इनहेरेंटली वेरिएबल है। वो ऑप्शंस दी गई हैं कि वो प्रोसेस रिस्क है, पैरामीटर रिस्क है, लोकल रिस्क है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोसेस रिस्क है। ये रिस्क एसोसिएट करता है विद द प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर कॉन्टिंजेंसीज एंड इनहेरेंटली वेरिएबल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ रेट पर यूनिट एक्सपोजर इज फाउंड इन प्योर प्रीमियम मेथड। तो आपको बताना है कि रेट पर यूनिट एक्सपोजर जो है वो प्योर प्रीमियम मेथड में कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्या उसका फॉर्मूला है। तो देखिए 4 फॉर्मूलाज दिए हैं, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है ना, वो है P प्लस एफ अपॉन 1 माइनस वी माइनस क्यू। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। फॉर्मूलाज जो भी इस चैप्टर में करवाए हैं वो सारे के सारे अच्छे से याद कर लीजिए। एंड में बोनस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड अफेक्टिंग द रेट मेकिंग डाटा इज। आपको बताना है कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो कि रेट मेकिंग डाटा को अफेक्ट करता है। ट्रेंड इन सेवरिटी, ट्रेंड इन फ्रीक्वेंसी, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।